जिंदगी में सभी कुछ मधुर मृदुल या गुड़ी गुड़ी नहीं होता। मजबूरियाँ भी है, विद्रोह भी है और सबकी जिम्मेवारियाँ एक दूसरे से उलझी बांधी भी है। कभी उसे नारी को शरीर की मांग झुका देती है तो कभी अकेलेपन की यातना। इस अकेलेपन की यातना को मुखर करने वाले प्रमुख कथाकारों में से एक प्रमुख नाम जिनका नाम है निर्मल वर्मा और प्रमुख कहानी परिंदे। आज हम लोग परिंदे कहानी को विस्तार पूर्वक देखेंगे। निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी एक उत्कृष्ट रचना है जो पाठक को भावुक और विचारशील बनाती है। इस कहानी का तात्विक विश्लेषण हमें विभिन्न आयामों को समझने में मदद करता है। यह कहानी हमें जीवन के सार को समझने में भी मदद करता है और हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित भी करता है। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की रचना है। इसका रचना वर्ष 1956 ईस्वी में हुआ है और इसका प्रकाशन वर्ष 1960 में हुआ है। चलिए कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अंधियारी गरियाले में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडौल फटी फटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर कमरे से लड़कियां की बातचीत और हंसी ठिठकारों का स्वर कभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाजे खटखटाया। शोर अचानक बंद हो गया। कौन है? लतिका चुपचाप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक फुसुर होती रही। फिर दरवाजे की चटखनी से खुलने की स्वर आया। लतिका कमरे की देहरी से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की छपछपाती लो में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोज अप की भांति उभरने लगे। कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? लतिका के स्वर्ग में हल्की सी झिझक कर आभास था। लैंप में तेल ही खत्म हो गया मैडम। यह सुधा का कमरा था, इसीलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। हॉस्टल में शायद यह सबसे अधिक लोकप्रिय थी क्योंकि सदा छुट्टी के समय रात या का डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियां का जमघट उसी के कमरे में लग जाता था। देर तक गपशप हंसी मजाक चलता रहता। तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा? कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब तो। कमरे में हंसी की फुहार एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने वाले अनुशासन की जो घुटन घिर आई थी वह अचानक बह गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था। उसके आलस और काम में टाल मटोल करने के किस्से हॉस्टल की लड़कियों की पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते थे। लतिका को हठात कुछ स्मरण हो आया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कमरे में चारों ओर घेरा बनाकर वे बैठी थी, पास पास एक दूसरे से सटकर। सबके चेहरे प्रचलित थे, किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में मानो कुछ बदल गया था, या जैसे वह उसे पहली बार देख रही थी। जूली, अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? जूली खिड़की के पास पतंग के सिरहाने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीचे कर ली। लैंप पर प्रकाश चारों ओर से सिमटकर अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। नाइट रजिस्टर का दस्तक कर दिए। हाँ मैडम। फिर लतिका का स्वर्ग खड़ा हो आया। जूली सकुचाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका इस हॉस्टल में आई है उसने अनुभव किया है कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद नहीं होता। मैडम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएगी, इसीलिए आज रात हम सब ने मिलकर। और सुधा पूरी बात ना कहकर हेमंती की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी। हेमंती के गाने का प्रोग्राम है, आप भी कुछ देर बैठिए ना। लतिका को उलझन मालूम हुआ। इस समय यहाँ आकर उसने उसके मजे को किरकिरा कर दिया। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते उसे सारा अरसा हो गया, लेकिन अब तक समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पार सर्दी की छुट्टियों की गोद में समेट जाता है। उसे कभी याद नहीं रहता। चारों की तरह चुपचाप वह देहरी से बाहर हो गई। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्लो फॉल देखने नहीं कोई ठहरेगा? मैडम, छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा रही है? सब लड़कियां की आंख उस पर जम गई। अभी कुछ पक्का नहीं है। आई लव द स्लो फॉल।
लतिका को लगा कि यही बात उसके पिछले साल भी कही थी और शायद पिछले से पिछले साल भी। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही है, मानो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बादलों की सलाह झुरमुट किसी अनजाने कोने से उठकर उसे अपने में समा लेगा। वह थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से उसने अपने सिर से झटक दिया। जूली, तुमसे कुछ काम है। अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझसे मिल लेना। वेल, गुड नाइट। लतिका ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। गुड नाइट मैडम, गुड नाइट, गुड नाइट। गलियारे की सीढ़ियाँ ना उतरकर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती के नीचे घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तह बहुत घनी हो चली थी। लॉन पर लगे हुए चीड़ के पत्ते की सरसराहट हवा के झोंकों के संग कभी तेज कभी धीमी होकर भीतर वह आती थी। हवा में सर्दी का आभास पाकर लतिका का दिमाग में कल से शुरू होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटक आया। उसने आंखों मूंद ली। उसे लगा कि जैसे उसकी टांगें बांस की लकड़ियों की तरह उसके शरीर से बंधी है, जिसकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही है। सिर की चकराहट अभी मिट्टी नहीं थी, मगर अब जैसे ही वह भीतर ना होकर बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन रही थी। सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर्ग सुनकर लतिका जैसे सोते से जगी। शॉल के कंधों पर समेटा और लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर हुइबर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। सीढ़ियों पर अंधेरा था और हुबर्ट को बार बार अपनी छड़ी का रास्ता टटोलना पड़ता था। लतिका ने 2-4 सीढ़ियाँ उतरकर लैंप को नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग मिस्टर हुबर्ट। थैंक यू मिस लतिका। हुबर्ट के स्वर्ग में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियाँ चढ़ने से उसकी सांस तेज हो रही थी और वह दीवार से लगे हुए हाँफ रहे थे। लैंप की रोशनी में उनके चेहरे का पीलापन कुछ तांबे के रंग जैसा हो गया था। यहाँ अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर ने होठों के भीतर से सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही थी। आज तो इस वक्त ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर हुबर्ट? हुबर्ट ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधों से झुका दी। इससे पूछो, यही मुझे ज़बरदस्ती घसीट लाए हैं। मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा, जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट सोम्पा और चाइकोन्सी के कंपोजिशन बजाएंगे और फिर क्रीम कॉफ़ी पिए जाएगी। और उसके बाद अगर समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए थे उन्हें हम सब मिलके कन्फेस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर उभरी मुस्कान खिल गई। डॉक्टर, मुझे माफ़ करें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलिए, यह ठीक रहा। फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधों को पकड़कर अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर छत से जुड़ा हुआ था। वह आधे बर्फी थे, जिसके चीने उसकी थोड़ी दबी हुई नाक और छोटी छोटी चंचल आंखों से स्पर्श थे। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद वह छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे थे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वह कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे और इसीलिए उनको स्कूल के हॉस्टल में ही एक कमरा रहने के लिए दे दिया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते। बातों के दौरान डॉक्टर अक्सर कहा करते हैं, मरने से पहले मैं एक बार बर्मा ज़रूर जाऊंगा। और एक क्षण के लिए उनकी आंखों में एक नमी सी आ जाती। लतिका चाहते पर भी उसे पूछ नहीं पाती। उसे लगता कि डॉक्टर कहीं चाहते हैं कोई अतीत के संबंध में उनसे कुछ ना पूछे, सहानुभूति दिखलाएं। दूसरे क्षण अपनी गंभीरता को दूर ठेलते हुए वह हंस पड़ते। एक सूखी बुझी हुई हंसी। होम सीक्रेट ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। छत पर मेज कुर्सियां डाल दी गई और भीतर कमरे में पोकोलेटर से कॉफ़ी के पानी जगा दिया गया। सुना है
अगले 2-3 वर्षों में यहाँ बिजली का इंतजाम हो जाएगा। डॉक्टर ने स्वीट लैम्प जलाते हुए बोला। यह बात तो पिछले सालों से सुनने को आ रही है। अंग्रेजों ने भी कई लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं उनका क्या हुआ, हुइबर्ट ने कहा। वह आराम कुर्सी पर लेटा हुआ बाहर लॉन की ओर देख रहा था। लतिका कमरे से 2 मोमबत्तियाँ ले आई। मेज के दोनों सिरों पर टिकाकर उन्हें जला दिया गया। छत का अंधेरा मोमबत्ती की फीकी रोशनियों के इर्द-गिर्द समेटने लगा। एक घनी नीरवता चारों ओर घिरने लगा। हवा में चीड़ के वृक्षों की साएं दूर दूर तक फैली पहाड़ियों की घाटियों से सीटियाँ की गूंज सी छोड़ती जा रही थी। इस बार शायद बर्फ जल्दी गिरेगी। अभी से हवा की एक सर्द सुक्की सी महसूस होने लगी है। डॉक्टर का शिकार अंधेरे में लाल बिंदी से चमक रहा था। पता नहीं मिस वट को स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आता है। छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या ज़रूरी है कि लड़कियां फादर एलमन का सम्मान सुने, हुइबर्ट ने कहा। पिछले 5 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ, फादर एलमन की सम्मान में कहीं हेरफेर नहीं होता। डॉक्टर को फादर एलमन एक आंख नहीं सुहाते थे। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्यालों में कॉफ़ी उमड़ने लगी। हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही 2 प्रोग्राम होते हैं, चैपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद 2 दिन पिकनिक। लतिका का पहला साल याद आया जब डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद वह क्लब गई थी। डॉक्टर बार में बैठे थे। बॉलरूम कुमाऊं रेजिमेंट अफसरों से भरा हुआ था। कुछ देर तक बिलियर्ड का खेल देखने के बाद जब वह वापस बार की ओर आ रहे थे तब उन्होंने दाई और क्लब की लाइब्रेरी को देखा, मगर उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे से आ गए थे। मिस लतिका, यह मिस्टर गरीज ने की है। बिलियर्ड रूम से आते हुए हंसी ठहाकों के बीच यह कुछ ठहर गया था। वह किसी किताब के बीच में उंगली रखकर लाइब्रेरी की खिड़की के बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर, वह पीछे मुड़ा। तब उस क्षण न जाने क्यों लतिका के हाथ काँप गया और कॉफ़ी के गर्म बूंदें उसकी साड़ी पर छलक आई। अंधेरे में किसी ने नहीं देखा कि लतिका के चेहरे में एक उनिंदा रीतापन घिर आया है। हवा के झोंके से मोमबत्तियों की लौ फड़फड़ाने लगी। छत से भी ऊंची काठ गोदाम जाने वाले सड़कें पर यूं भी लॉन्डवेज की आखिरी बस डाक लेकर जा रही थी। बस की हेडलाइट के आसपास फैल गई हुई थी। झाड़ियों की छाएं घर की दीवार पर सरकती हुई गायब होने लगी। मिस लतिका, आप इस साल भी छुट्टियों में यहीं रहेंगी? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर का सवाल हवा में टंगा रहा। उसी क्षण पियानो का सोंबा का ट्यूमर हुइबर्ट की उंगलियों के नीचे से फिसलता हुआ धीरे धीरे छत के अंधेरे से घुलने लगा, मानो जल का कोमल स्वैपिन उमरियां भंवरों का झिलमिलाता जल बुनती हुई दूर दूर किरणों तक फैलती जा रही हो। लतिका को लगा कि जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ की चोटी से परिंदों के झुंड नीचे अनजान देशों की ओर उड़े जा रहे हैं। इन दिनों अक्सर उसने अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखा है। धागे में बांधकर चमकीली लट्टुओं की तरह वे एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी कतार से उड़े जाते हैं, पहाड़ों की सुनसान निर्भरता से परे उन विचित्र शहरों की ओर जहाँ शायद वह कभी नहीं जाएगी। लतिका आर्म चेयर पर उगने लगी। डॉक्टर मुखर्जी का सिंगार अंधेरे में चुपचाप जल पी रहा था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका न जाने क्या सोच रही है, और लतिका सोच रही थी क्या वह बूढ़ी होती जा रही है। उसके सामने स्कूल का प्रिंसिपल मिस बूट का चेहरा घूम गया। पोपला मुँह, आँखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियाँ, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज़ में चीखना, सब उसे ओल्ड मैन कहकर पुकारते हैं। कुछ वर्षों बाद वह भी हूबहू वैसी ही बन जाएगी। लतिका के समूचे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई, मानो अनजाने में उसने किसी गलीज वस्तु को छू लिया हो। उसे याद आया कुछ महीने पहले अचानक उसे हुइबर्ट का प्रेम पत्र मिला था, भाव याचना से भरा हुआ पत्र, जिसमें उसने न जाने क्या कुछ लिखा था जो कभी उसकी समझ में नहीं आया। उसे हुइबर्ट की इस बात बचकाता हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रशंसा भी हुई थी।
उसकी उम्र अभी बीती हुई नहीं थी। अब तो भी वह दूसरे के अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। हुइबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। वह चाहती तो उसे गलतफहमी को दूर करने में देर न लगती, किंतु कोई शक्ति उसे रोक रहती थी। उसके कारण अपने पर विश्वास रहता है। अपने सुख का भर्म मानो हुइबर्ट की गलतफहमी से जुड़ा है। हुइबर्ट ही क्यों, वह क्या किसी को भी चाह सकेगी उसे अनुभूति के संग, जो अब नहीं रही, जो छाया सी उस पर मंडराती रहती है, ना स्वयं मिटती है, ना उसे मुक्ति दे पाती है। उसे लगा जैसे बादलों से झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क के धीरे धीरे छाने लगा है। उसकी टांगें फिर निर्जीव शीतल सी हो गई है। वह झटके से उठ खड़ी हुई। डॉक्टर, माफ़ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। बिना बाग के पूरे किए हुए वह चली गई। कुछ देर बाद टेरेस पर निस्तब्धता छाई रही। मोमबत्तियाँ बुझने लगी थी। डॉक्टर मुखर्जी ने सिंगार का नया कस लिया। सब लड़कियां एक जैसी होती है, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। हुइबर्ट की उंगलियां की दबाव पियानो पर ढीला पड़ता गया। अंतिम धुनों की सी गूंज कुछ क्षण तक हवा में तिरती रही। डॉक्टर, आपको मालूम है, मिस लतिका का व्यवहार पिछले कुछ अरसे से अजीब सा लगता है। हुइबर्ट के स्वर में लापरवाही का भाव था। वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लतिका के प्रति उसकी भावनाओं का आभास मात्र भी मिल सके। जिस कोमल अनुभूति को वह इतने समय से संजोता आया है, हुइबर्ट उसे हंसी के एक ही ठहाके में उपहास संपत्ति बना देगा। क्या तुम नियति में विश्वास करते हो, हुइबर्ट? डॉक्टर ने कहा। हुइबर्ट दम रोके प्रतीक्षा करता रहा। वह जानता था कि कोई भी बात कहने से पहले डॉक्टर को फिलॉसफी शायद करने की आदत थी। डॉक्टर टेरिस के जंगले में सटकर खड़ा हो गया। फीकी सी चांदनी से चिड़ के पैरों के छाएं लॉन पर गिर रही थी। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश छिटकता हवा में गायब हो जाता था। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिलता? हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ। यहाँ कौन मुझे जानता है? यही शायद मर भी जाऊँगा। हुइबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी सी हैसियत से पराई ज़मीन पर जाना काफ़ी खौफनाक बात है? हुइबर्ट विस्मित सा डॉक्टर की ओर देखने लगा। उसने पहली बार डॉक्टर मुखर्जी से इस पहलू को देखा था। अपने संबंध में वह अक्सर चुप रहते थे। कोई पीछे नहीं है। यह बात मुझ में एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है। लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहेली बनी रहती है। शायद वह जिंदगी में बहुत उम्मीद लगाते थे। उसे ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता। डॉक्टर, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? हुइबर्ट ने परेशान होकर पूछा। डॉक्टर कुछ देर तक चुप सिगार पीता रहा। फिर मुड़कर वह मोमबत्तियों की बुझती हुई लौ को देखने लगा। तुम्हें मालूम है, किसी समय लतिका बिना नागा क्लब जाया करती थी। ग्रीस नेगी ने उसका परिचय वहीं हुआ था। कश्मीर जाने से एक रात पहले उसने मुझे यह सब बता दिया था। मैं अब तक लतिका से उस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सका हूँ, किंतु उस रोज़ कौन जानता था कि वह वापस नहीं लौटेगा। और अब क्या फ़र्क पड़ता है? लेट द डेट डाई। डॉक्टर की सूखी सर्द हंसी की खोखली सी शून्यता भरी थी। कौन? ग्रीस नेगी? कुमाऊं रेजिमेंट कैप्टन था। डॉक्टर तथा लतिका। हुइबर्ट से आगे कुछ नहीं कहा गया। उसे याद आया वह पत्र जो उसने लतिका को भेजा था। कितना अर्थपूर्ण और उपहासपदक, जैसा उसका एक एक शब्द उसके दिल को कचोट रहा हो। उसने धीरे से पियानो पर सिर टिका लिया। लतिका ने उसे क्यों नहीं बताया? क्या वह उसके योग भी नहीं था? लतिका, वह तो बच्ची है, पागल। मरने के संग खुद थोड़े ही मारा जाता है। कुछ देर चुप रहकर डॉक्टर ने अपने प्रश्न को फिर दोहराया। लेकिन हुइबर्ट, क्या तुम्हें नियति पर भरोसा करते हो? हवा के हल्के झोंके से मोमबत्तियाँ एक बार प्रज्वलित होकर बुझ गई। टेरेस पर हुइबर्ट और डॉक्टर अंधेरे में एक दूसरे के चेहरे देख नहीं पा रहे थे, फिर भी वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कन्वेंट स्कूल से
कुछ दूर मैदान में बहते पहाड़ी नीले का स्वर्ग आ रहा था। जब बहुत देर तक कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर को बिगुल सुनाई दिया तो ह्यूबर्ट हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। अच्छा चलता हूँ डॉक्टर, गुड नाइट। गुड नाइट ह्यूबर्ट, मुझे माफ़ करना, मैं सिगार ख़त्म करके उठूँगा। सुबह बदली छाई थी। लतिका ने खिड़की खोलते ही धुंध का गुब्बारा सा भीतर घुसा आया, जैसे रात भर दीवार के सहारे सर्दी में ठिठुरता हुआ वह भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। स्कूल के ऊपर चैंपर वाले जाने वाली सड़क बादलों से छिप गई थी। केवल चैंपर की क्रॉस धुंध के पर्दों पर एक दूसरे की करती हुई पेंसिल की रेखाएं सा दिखाई दे जाता था। लतिका ने खिड़की से आंखें हटाई तो देखा कि करीमुद्दीन चाय की ट्रे लिए खड़ा है। करीमुद्दीन मिलिट्री में अर्दरी रह चुका था, इसीलिए ट्रे मेज पर रखकर अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। लतिका झटके से उठ बैठी। सुबह से आलस करके कितनी बार जाग कर वह सो चुकी थी। अपनी सियाहट मिटाने के लिए लतिका ने कहा, बड़ी सर्दी है आज, बिस्तर छोड़ने को जी नहीं चाहता। अजी मेम साहब, अभी क्या सर्दी आई है, बड़े दिनों में देखना कैसे दांत कटारते हैं। और करीमुद्दीन अपने हाथों को बगलों में डाले हुए इस तरह सिकुड़ गया जैसे उन दिनों की कल्पना मात्र से उसे जाड़ा लगाना शुरू हो गया हो। गंजे सिर पर लोगों दोनों तरफ से उनके बाल खिंचाव लगने के कथराई रंग से भूरे हो गए थे। बात चाहे किसी विषय पर हो रही हो, वह हमेशा खींच तान कर उसे ऐसे क्षेत्र पर घसीट लाता था जहां वह बेहिचक अपने विचारों को प्रकट कर सके। एक बार तो यहाँ लगातार इतनी बर्फ गिरी कि भुवाली से लेकर डाक बंगले तक सारी सड़कें जाम हो गई। इतनी बर्फ भी मेम साहब की पेड़ों की टहनियों तक सिकुड़कर तनों से लिपट गई थी, बिल्कुल ऐसे। और करीमुद्दीन नीचे झुककर मुर्गी सा बन गया। कब की बात है? लतिका ने पूछा। अब यह तो जोड़ हिसाब करके ही पता चलेगा मेम साहब, लेकिन इतना याद है कि उस वक्त अंग्रेज बहादुर यहीं थे। कैंटोनमेंट की इमारत पर कौमी झंडा नहीं लगा था। बड़े जबर थे ये अंग्रेज। 2 घंटे में ही सारी सड़कें साफ करवा दी। उन दिनों एक सीटी बजाते ही 50 घोड़े वाले जमा हो जाते थे। अब तो सारे सेंट खाली पड़े हैं। वे लोग अपनी खिदमत भी करवाना जानते थे। अब उजड़ हो गया है। करीमुद्दीन उदास भाव से बाहर देखने लगा। आज ये पहली बार नहीं है जब लतिका करीमुद्दीन से उन दिनों की बात सुन रही है, जब अंग्रेज बहादुर ने इस स्थान को स्वर्ग बना रखा था। आप छुट्टियों में इस साल भी यहीं रहेंगी मेम साहब? दिखता तो कुछ ऐसा ही है करीमुद्दीन। तुमने फिर तंग होना पड़ेगा। क्या कहती है मेम साहब, आपके रहने से हमारा भी मन लग जाता है, वरना छुट्टियों में तो यहाँ कुत्ता लौटते हैं। तुम जरा मिस्त्री से कह देना कि इस कमरे की छत की मरम्मत कर जाएं। पिछले साल बर्फ की पानी दरारों से टपकता रहता था। लतिका को याद आया कि पिछली सर्दियों में जब कभी बर्फ गिरती थी तो उसे पानी की बचने के लिए रात भर कमरे के कोने में सिमटकर सोना पड़ता था। करीमुद्दीन चाय की ट्रे उठाता हुआ बोला, ह्यूबर्ट साहब को कल ही चले जाएंगे। कल रात उनकी तबीयत फिर खराब हो गई। आधी रात के वक्त मुझे जगाने आए थे। कहते थे छाती में तकलीफ है, उन्हें यह मौसम नहीं रहा साता। कह रहे थे लड़कियों की बस में वह भी कल ही चले जाएंगे। करीमुद्दीन दरवाज़ा बंद करके चला गया। लतिका की इच्छा हुई कि वह ह्यूबर्ट के कमरे में जाकर उसकी तबीयत की पूछताछ कराएं, किंतु फिर न जाने क्यों स्लीपर पैरों से टांगे रह गए और वह खिड़की से बाहर बादलों की उमड़ता हुआ देखती रही। ह्यूबर्ट का चेहरा जब उसे देखकर सामा सा दयनीय हो जाता था, तब लगता था वह अपनी मुख निडीर यातना से उसे कोस रहा है। न वह उसकी गलतफहमी से दूर करने का प्रयत्न कर पाती है, न उसे अपनी विस्मिताओं की सफाई देने का साहस होता है। उसे लगता है इस जाले से बाहर निकलने के लिए वह धागे के जिस सिरे को पकड़ती है वह खुद एक गांठ बनकर रह जाता है। बाहर बूंदाबांदी होने लगी थी। कमरे की टीन की छत खटखट बोलने लगी थी। लतिका पलंग से उठ खड़ी हुई, बिस्तर को तह कर बिछाया, फिर पैरों में स्लीपरों को घसीटते हुए वह बड़े आईने तक आई और उसके सामने स्टूल पर बैठकर बालों को खोलने लगी।
किंतु कुछ देर तक कंघी बालों में ही उजली रही और वह गुमसुम ही शीशे के अपने चेहरा को ताकती रही। करीमुद्दीन को यह कहना याद भी नहीं रहा कि धीरे धीरे आग जलने की लकड़ियां जमा कर ले। इन दिनों सस्ते दामों पर सूखी लकड़ियां मिल जाती है। पिछले साल तो कमरा धुएं से भर जाता था, जिसके कारण कपकपाती जाड़े में भी उसे खिड़की खोलकर ही सोना पड़ता था। आईने में लतिका ने अपना चेहरा देखा। वह मुस्कुरा रही थी। पिछले साल अपने कमरे के सीलन और ठंड से बचने के लिए कभी कभी वह मिस बोट के खाली कमरे में चोरी चुपके सोने चली जाया करती थी। मिस बोट का कमरा बिना आग में ही गर्म रहा करता था। उसके गोदले सोफे पर लेटते ही आंख लग जाती थी। कमरा छुट्टियों में खाली पड़ा रहता था, किंतु मिस वुड से इतना नहीं होता कि 2 महीने के लिए उसके हवाले कर जाएं। हर साल कमरे में ताला ठोक जाते हैं। वह तो पिछले साल घुसल खाने से भीतर की संकाल देना भूल गई थी, जिसे लतिका चोर दरवाजे के रूप में इस्तेमाल करती थी। पिछले साल अकेले में उसे बड़ा डर सा लग रहा था। छुट्टियां में सारे स्कूल और हॉस्टल के कमरे साए साए करने लगते हैं। डर के मारे उसे जब भी कभी नींद नहीं आती थी, तब वह करीमुद्दीन को रात में देर तक बातों में उलझाए रखती। बातों में ही जब वह खोई सी सो जाती, तब करीमुद्दीन लैंप बुझाकर चला जाता। कभी कभी बीमारी का बहाना करके वह डॉक्टर को बुला भेजती थी और बाद में बहुत जिद करने के दूसरे कमरे में उसका बिस्तर लगवा देती। लतिका ने कंधे से बालों का गुच्छा निकाला और उसे बाहर फेंकने के लिए वह खिड़की के पास आ खड़ी हुई। बाहर छत की ढलान से बारिश के जल की मोटा सा धार बराबर लॉन पर गिर रहा था। मेघाच्छन्न आकाश में सरकाते हुए बादलों के पीछे पहाड़ियों के झुंड कभी उबार आते थे, कभी छिप जाते थे, मानो चलती ट्रेन से कोई उन्हें देख रहा हो। लतिका ने खिड़की से सिर बाहर निकाल आया। हवा के झोंके से उसकी आंखें छप गई। उसे जितने काम याद आते हैं, उतना ही आलस घना होता जाता है। बस की सीटें रिजर्व करवाने के लिए चपरासी को रुपये देने हैं। जो सामान हॉस्टल की लड़कियां पीछे छोड़ जा रही है, उन्हें गोदाम में रखवाना होगा। कभी कभी तो छोटी क्लास की लड़कियों के साथ पैकिंग करवाने के काम में भी उसे हाथ बटाना पड़ता था। वह इन कामों से उबती नहीं। धीरे धीरे सब निपटाते जाते हैं। कोई गलती इधर उधर रह जाती है जो बाद में सुधर जाती है। हर काम में किचकिच रहती है, परेशानी और दिक्कतें होती है, किंतु देर सवेरे इससे छुटकारा मिल जाता है। किंतु जब लड़कियां आखिरी बस जाती हैं, तब मन उचट सा जाता है। खाली कॉरिडोर में घूमती हुई वह कभी इस कमरे में जाती है, कभी उसमें। वह नहीं जान पाती है अपने से क्या करे। दिल कहीं भी नहीं टिक पाता, हमेशा भटका भटका सा रहता है। इस सबके बावजूद जब कोई सहज भाव से पूछ बैठता है, मिस लतिका, छुट्टियों में आप घर नहीं जा रही हैं, तब वह क्या कहे? डिंग डांग डिंग। स्पेशल सर्विस के लिए स्कूल चैम्बर के घंटी बजाने लगे थे। लतिका ने अपना सिर खिड़की के भीतर रख लिया। उसे झटपट साड़ी उतारी और पेटीकोट में ही कंघे पर तौलिया डाल घुसल खाने में घुस गई। लेफ्ट राइट कैंटीन में जाने वाली पक्की सड़क पर 4-4 की पंक्ति में कुमाऊं रेजिमेंट के सिपाहियों की एक टुमकी मार्च चल कर रही थी। फौजी बूटों की भारी और खुदगरी आवाज़ें स्कूल चैम्बर की दीवारों से टकराकर भीतर पेयर हॉल में गूंज रही थी। ब्लेसमेंट और द मीक फादर एलमंड एक एक शब्द चबाते हुए खसाते स्वर्ग में सरमन ऑफ द माउंट पढ़ रहे थे। ईसा मसीह की मूर्ति के नीचे कैंडेलबेरियम के दोनों ओर मोमबत्तियां जल रही थी, जिनका प्रकाश आगे बैठी हुई लड़कियों पर पड़ रहा था। पिछली लाइन के बेंचें अंधेरे में डूबी हुई थी, जहां लड़कियां प्रार्थना की मुद्रा में बैठी हुई सिर झुकाए एक दूसरे से खुसुर फुसुर कर रही थी। मिस वर्ल्ड स्कूल सीजन की सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों का बधाई का भाषण दे चुके थे और अब फादर के पीछे बैठी हुई अपने में ही कुछ बुड़बुड़ा रही थी, मानो धीरे धीरे फादर का प्रॉम्प्ट कर रही थी। अमीन। फादर एलमंड ने बाइबिल मेज पर रख दी और प्रेयर बुक उठा ली।
हॉल की खामोशी क्षण भर के लिए टूट गई। लड़कियों ने खड़े होते हुए जो जानबूझकर बेंचों के पीछे ढकेला। बेंचें फर्श पर लगाकर खाकर सीटी बजाती हुई पीछे खिसक गई। हॉल के कोने में हंसी फूटी पड़ी। मिस वर्ल्ड का चेहरे तन गया, माथे पर भ्रीकुटियाँ चढ़ गई। फिर अचानक निशब्दता सी छा गया। हॉल के उस घुटते हुए धुंधकरे में फादर का तीखा फटा हुआ स्वर्ग सुनाई देने लगा। जीसस सेंट, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ही दैट फॉलोएट सी सेंट नॉट वर्क इन डॉक्यूमेंट्स बट सेल हैव द लाइट ऑफ द राइट। डॉक्टर मुखर्जी ने ऊब और अकुलाहट से भरी जमाई ली। कब यह किस्सा खत्म होगा? उसने इतने ऊंचे स्वर्ग में लतिका से पूछा कि वह सुकुचाकर दूसरी ओर देखने लगी। स्पेशल सर्विस से डॉक्टर मुखर्जी के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान खोलती रही है और वह धीरे धीरे अपनी मूंछों पर खींचती रही। फादर एलमन की वेशभूषा देखकर लतिका के दिल में गुदगुदी सी दौड़ गई। जब वह छोटी थी तो अक्सर यह बात सोचकर विस्मित हुआ करती थी, और क्या पारदी लोग सफ़ेद चोंगे के नीचे कुछ नहीं पहनते? अगर धोखे से वह ऊपर उठ जाए तो लेफ्ट मार्च करते फौजी बूट चैंबर से दूर होते जा रहे थे। केवल उनकी गूंज हवा में शेष रह गई थी। हिंग नंबर 117। फादर ने प्रार्थना पुस्तक खोलते हुए कहा। हॉल के प्रत्येक लड़की ने डेस्क पर रखी हुई हिम बुक खोल ली। पन्नों को उलटने की खरखराहट फिसलती हुई एक सिरे से दूसरी सिरे तक फैल गई। आगे की बेंच से उठकर हुइबर्ट पियानो के सामने स्टूल पर बैठ गया। संगीत शिक्षक होने के कारण हर साल स्पेशल सर्विस के अवसर पर उसे कोयर के संग पियानो बजाना पड़ता था। हुइबर्ट अपने रुमाल से नाक साफ की। अपनी हड़बड़ाहट छिपाने के लिए हुइबर्ट हमेशा ऐसा ही किया करता था। कनखिलियों से हॉल की ओर देखते हुए उसने कांपती हाथों से हिम बुक खोली। लीड क्वालिटी लाइट। पियानो के सुर दबे झिझरने से मिलने लगे। घने बालों से ढकी हुइबर्ट की लंबी पीली उंगलियां खोलने सिमटने लगी। कायर ने गाने वाली लड़कियों के स्वर्ग एक दूसरे से गूंथकर कोमल संगीन लहरों में बंध गए। लतिका को लगा उसका जूड़ा ढीला पड़ गया है, मानो गर्दन के नीचे झूल रहा है। मिस वुल्ड की आंख बचा लतिका ने चुपचाप बालों पे लगे क्लिपों को कसकर खींच लिया। बड़ा छिक्की आदमी है। सुबह मैंने हुइबर्ट को यहाँ आने से मना किया था, फिर भी चला आया, डॉक्टर ने कहा। लतिका को करीमुद्दीन की बात याद हो गई। रात वह हुइबर्ट को खांसी का दौरा पड़ा था, कल जाने के लिए कह रहे थे। लतिका का सिर टेढ़ा करके हुइबर्ट के चेहरे की एक झलक पाने की विकल्प चेष्टा की। इतने पीछे से कुछ देर भी देख पाना संभव था। पियानो पर झुका हुआ केवल हुइबर्ट का सिर दिखाई देता था। लीड काइंडली लाइट। संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर हाँफती हुई सांसों को आकाश में अगाध शून्यता से बिखरते हुए नीचे उतर रहे थे। बारिश की मुलायम धूप चैम्बर के लंबे चौकोर शीशों पर झलमलाता रही है, जिसकी एक महीन चिमकीली रेखा ईसा मसीह की प्रतिमा पर तिरछी होकर गिर रही है। मोमबत्तियों का धुआं धूप में नीली सी लकीर खींचता हुआ हवा में तैरने लगता है। पियानो की क्षणिक पोंछ में लतिका को पत्तों का मरमर कहीं दूर अनजानी दिशा में लाता हुआ सुनाई दे जाता है। एक क्षण के लिए उसे यह भ्रम हुआ कि चैम्बर का फीका सा अंधेरा उस छोटे से पेल हॉल के चारों कोनों से सिमटता हुआ उसके आसपास गिर आया है, मानो कोई उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे यहाँ तक ले आया हो और अचानक उसकी दोनों आंखें खोल दी हो। उसे लगा कि जैसे मोमबत्तियों की धूमिल आलोक से कुछ भी ठोस वास्तविक ना रहा हो। चैम्बर का छत, दीवारें, डेस्क पर रखा हुआ सामान, डॉक्टर का सुघड़ सुडौल हाथ और पियानो का सुर, अतीत में धुंध को भेंकते हुए स्वर्ग स्वयं उस धुंध से भाग बनते जा रहे हो। एक पगली सी स्मृति, एक उद्भ्रांत भावना। चैम्बर के शीशों के परे पहाड़ियों, सूखी हवा की झुकी हुई पीपिंग फिलोज कांपती टहनियों, पैरों तले चीड़ के पत्तों का धीमी सी चीड़ पर चलित खटखट। वहीं पर गिरीश एक हाथ में मिलिट्री की खाकी हेट लिए खड़ा है,
चौड़े उठे हुए संबल कंधे, अपना सिर वहीं टिका दो तो एक सिमट कर हो जाएगा। चार्ल्स बोयर यह नाम उनके रखा था। वह छेप कर हंसने लगा। तुम्हें आर्मी में किसे चुन लिया? मेजर बन गए हो, लेकिन लड़कियों से भी गए बीते हो। जरा जरा सी बात पर चेहरा लाल हो जाता है। यह सब वह कहती नहीं, सिर्फ सोचती भर थी। सोचा था कहूँगी, वह कभी कभी नहीं आया। बुलंद सा लाल फूल लाए हो? ना छूटे। खाकी कमीज की जिस जेब पर बैंच चिपके थे, उसी में से मुसा हुआ बरून्स का फूल निकल आया। छी, सारा मुरझा गया। कभी खिला कहाँ है? हाँ कलमज्जी। उसके बालों में गिरीश का हाथ उलझ रहा है। फूल कहीं टिक नहीं पाता। फिर उसे क्लिप के नीचे भसाकर उसने कहा, देखा? वह मुड़ी और उसके पहले ही वह बहुत कुछ कह पाती। गिरीश ने अपना मिलिट्री का हेड धप से उसके सिर पर रख दिया। वह मंत्रमुग्ध सी वहीं पर खड़ी रही। उसके सिर पर गिरीश का हेड है, माथे पर छोटी सी बिंदी है, बिंदी पर उड़ते हुए बाल है। गिरीश ने उस बंदी को अपने होठों से छुआ है। उसने उसके नंगे सिर को उसके दोनों हाथों में समेट लिया। लतिका, गिरीश ने चिढ़ाते हुए कहा, मेन ईयर ऑफ कुमाऊँ। उसका यह नाम गिरीश ने उसे चिढ़ाने के लिए रखा था। वह हंसने लगा। लतिका सुनो, गिरीश का स्वर्ग कैसा हो आया था ना? मैं कुछ भी नहीं सुन रही लतिका। मैं कुछ महीने में वापस लौट आऊँगा ना? मैं कुछ भी नहीं सुन रही, किंतु वह सुन रही थी। वह नहीं जो गिरीश कह रहा था, बल्कि वह जो नहीं कह रहा था, जो उसके बाद कहीं नहीं कहा गया। लीड काइंडली लाइट। लकड़ियों की स्वर्ग पियानो से स्वरों से भरा हुआ गिर रहा था, उठ रहा था। हुइबर्ट ने सिर मोड़कर लतिका को निभस भर देखा। आंखें मूंदे ध्याना मगरा पस्तर मूर्ति सी वह स्थिर निश्चल खड़ी थी। क्या यह भाव उसके लिए? ये क्या लतिका ने ऐसे क्षणों में उसे अपना साथी बनाया है? हुइबर्ट ने एक गहरी सांस ली और सांस में ढेर सी थकाने उमड़ आई। देखो, मिस वुड कुर्सी पर बैठे बैठे सो रही है। डॉक्टर होठों में ही फुसफुसाया। यह डॉक्टर का पुराना मजाक था कि मिस वर्ल्ड प्रार्थना करने के बहाने आंखें मूंदे हुए नींद की झपकियां लेती है। फादर एलमंड ने कुर्सी पर फैले अपने गाउन को समेट लिया और प्रेयर बुक बंद करके मिस वोल्ट के कानों में कुछ कहा। पियानो का स्वर्ग क्रमशः मंद पड़ने लगा। हुइबर्ट की उंगलियां ढीली पड़ने लगी। सर्विस के समाप्त होने के बाद पूर्व मिस वर्ल्ड ने ऑर्डर पढ़कर सुनाया। बारिश होने की आशंका से आज के कार्यक्रम में कुछ अवश्य परिवर्तन करने पड़े थे। पिकनिक के लिए झूला देवी के मंदिर जाना संभव नहीं हो सकेगा, इसीलिए स्कूल से कुछ दूर मिडोज में यह सब लड़कियां नाश्ते के बाद जमा होगी। सब लड़कियों के दोपहर का लंच हॉस्टल किचन से ही ले जाना होगा। केवल शाम की चाय मिडोज में बनेगी। पहाड़ों की बारिश में क्या भरोसा। कुछ देर पहले धुआंधार बादल गरज रहे हैं। सारा शहर पानी में भीगा ठिठुर रहा था। अब धूप में नहाता नीला आकाश धुंध की ओर से बाहर निकलता हुआ फैल रहा था। लतिका ने चैपल से बाहर आते हुए देखा। बिलिम बिलोज की भीगी शाखाओं से धूप में चमचमाती हुई बारिश की बूंदें टपक रही थी। लड़कियां चैपल के बाहर निकलकर छोटे छोटे झुंड बनाकर कॉरिडोर में जमा हो गई थी। नाश्ते के लिए अभी पौना घंटा पड़ा था और उसमें से कोई लड़की हॉस्टल जाने के लिए इच्छुक नहीं थी। छुट्टियां अभी शुरू नहीं हुई थी, किंतु शायद इसीलिए वे चंद बचे खुचे क्षणों का अनुशासन के घेरे के भीतर भी मुक्त होने का भरपूर आनंद उठा लेना चाहती थी। मिस बोल्ड को लड़कियों का यह लाल कपाड़ा आखरा, किंतु फादर एलबंट के सामने वह उन्हें डांट फटकार नहीं सकी। अपनी झुलझुलाहट दबाकर वह मुस्कुराते हुए बोली, कल सब चली जाएगी, सारा स्कूल वीरान हो जाएगा। फादर एलमंड का लंबा ओजपूर्ण चेहरा चैपल से घुटी हुई गरमाई से लाल हो उठा। कॉरिडोर के जंगले पर अपनी छड़ी लटकाकर वह बोले, छुट्टियां में
पीछे हॉस्टल में कौन रहेगा? पिछले 2-3 सालों से मिस लतिका ही रह रही है। और डॉक्टर मुखर्जी, फादर को उभरी होठ तनी खींच आया। डॉक्टर तो सर्दी गर्मी यहीं रहते हैं। मिस वुड ने बेसमत से फादर की ओर देखा। वह समझ नहीं सकी कि फादर ने डॉक्टर का प्रसंग क्यों छेड़ दिया है। डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। 2 महीने की छुट्टियों में बर्मा जाने काफ़ी कठिन है फादर। मिस वुड हंसने लगी। मिस वुड, पता नहीं आप क्या सोचते हैं, मुझे तो मिस लतिका का हॉस्टल में अकेले रहना कुछ समझ नहीं आता। लेकिन फादर, मिस वुड ने कहा, यह तो कॉन्वेंट स्कूल का नियम है कि कोई भी टीचर छुट्टियों में अपने खर्चे पर हॉस्टल में रह सकती है। मैं फ़िलहाल स्कूल के नियमों की बात कर रहा है। मिस लतिका डॉक्टर के संग यहाँ अकेली ही रह जाएगी। और सचमुच पूछिए मिस वुड, डॉक्टर के बारे में मेरी राय कुछ बहुत अच्छी नहीं है। फादर, आप कैसी बात कर रहे हैं? मिस लतिका बच्ची थोड़ो ही है। मिस वुड को ऐसी आशा नहीं थी कि फादर एलमंड आपके दिल के दरियानुमी भावना के स्थान देंगे। फादर एलमंड कुछ हस्तप्रत से हो गए। बात टालते हुए बोले, मिस वुड, मेरा मतलब यह नहीं था। आप तो जानती है मिस लतिका और उसकी मिलिट्री अफसर को लेकर एक अच्छा खासा सिलेक्टर बन गया था। स्कूल की बदनामी होने में क्या देर लगती है? वह बेचारा तो अब नहीं रहा। मैं उसे जानती थी फादर। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। मिस वुड ने धीरे से अपनी दोनों बाहों से क्रॉस किया। फादर एलमंड को मिस वुड की मुख्यता पर इतना अधिक क्षोभ हुआ कि उनसे आगे और कुछ नहीं बोला गया। डॉक्टर मुखर्जी से उनकी कभी नहीं पड़ती थी, इसीलिए मिस वुड की आंखों में वह डॉक्टर को नीचा दिखाना चाहते थे। किंतु मिस वुड लतिका का रोना ले बैठी। आगे बात बढ़ाना व्यर्थ है। उन्होंने छड़ी को जंगल से उठाया और ऊपर साफ खुले आकाश को देखते हुए बोले, प्रोग्राम अपने यूं ही बदला। मिस वुड, आप क्या बारिश होगी? हुबर्ट अब चैपल से बाहर निकला तो उसकी आंखें चकाचौंध सी हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने अचानक ढेर सी चमकीली उछलती हुई रोशनी मुट्ठी में भरकर उसकी आंखों में झोंक दी हो। पियानो के संगीत के सुर रुई के छुई मुई रेशों की भांति अब तक उनके मस्तिष्क में थकी मंदी नसों को फड़फड़ा रहे हैं। वह काफ़ी थक गया था। पियानो बजाने से फेफड़े पर हमेशा भारी दबाव पड़ता, दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। उसे लगता था कि संगीत के एक नोट को दूसरे नोट में उभारने का प्रयत्न में एक अंधेरी खाई पार कर रहा है। अब चैपल में मैंने महसूस किया वह कितना रहस्यमय, कितना विचित्र था। हुइबर्ट ने सोचा, मुझे लगा पियानो का हर नोट चितरंजन खामोशी की अंधेरा मुंह में निकालकर बाहर फैली नीली धुंध को काटता, तरसता हुआ एक भूला सा अर्थ खींच लाता है। गिरता हुआ हर पोच एक छोटी सी मौत है, मानो घने छायादार वृक्ष की कांपती छावाओं में कोई पगडंडी गुम हो गई हो। एक छोटी सी मौत जो आने वाले सुरों को अपनी बची खुची गूंजों की सांसें समर्पित की जाती है, जो मर जाती है किंतु मिट नहीं पाती, मिटती नहीं, इसीलिए मरकर भी जीवित है, दूसरे सुरों में लय हो जाती है। डॉक्टर, क्या मृत्यु वैसे ही आती है? अगर मैं डॉक्टर से पूछूं तो वह हंसकर टाल देगा। मुझे लगता है कि वह पिछले कुछ दिनों से कोई बात छिपा रहा है। उनकी हंसी में जो सहानुभूति का भाव होता है वह मुझे अच्छा नहीं लगता। आज उसने मुझे स्पेशल सर्विस में आने से रोका था। कारण पूछने पर वह चुप रहा था। कौन सी ऐसी बात है जिसे मुझसे कहने में डॉक्टर कतराता है? शायद मैं शक्की मिजाज होता जा रहा हूँ और बात कुछ भी नहीं है। हुइबर्ट ने देखा, लड़कियों की कतार स्कूल में हॉस्टल जाने वाली सड़क पर नीचे उतरी जा रही है। उलझी धूप में उसके रंग बिखरे रिबन, हल्की आसमानी रंग की फ्रॉकें और सफ़ेद पट्टियाँ चमक रही है। सीनियर कैंपीज की कुछ लड़कियों ने चैपल की वाटिका से गुलाब के फूलों को तोड़कर अपने बालों में लगा दिया है। कैंटीन मैन को 2-3-4 सिपाही लड़कियों को देखते हुए अश्लील मजाक करते हुए हंस रहे हैं और कभी कभी किसी लड़की की ओर जरा सा झुककर सीटी बजाने लगते हैं। हेलो मिस्टर हुइबर्ट। हुइबर्ट ने चौंक कर पीछे देखा। लतिका एक मोटा सा रजिस्टर बगल में दबाए खड़ी थी। आप अभी यहीं हैं?
हुइबर्ट की दृष्टि तलिका पर टिकी रही। वह क्रीम रंग की पूरी बाहों में ऊनी जैकेट पहने हुई थी। कुमाऊं लड़कियों की तरह लतिका का गला गोल था। धूप की तपन में पका गेहुआ रंग कहीं कहीं हल्का सा गुलाबी हो आया था, मानो बहुत धोने पर भी गुलाबी के कुछ धब्बे इधर उधर बिखरे रह गए हो। उन लड़कियों के नाम नोट करने थे जो कल जा रही है, सो पीछे रुकना पड़ा। आप भी तो कल जा रहे हैं मिस्टर हुइबर्ट? अभी तक तो यही इरादा है, यहाँ रुककर भी क्या करूँगा। आप स्कूल की ओर जा रही हैं, चलिए। पक्की सड़क पर लड़कियों की भीड़ जमा थी, इसीलिए वे दोनों पोलो ग्राउंड का चक्कर काटती हुई पगडंडी से नीचे उतरने लगी। हवा तेज हो चली। भीड़ के पत्ते हर झोंके के संग टूटकर पगडंडी का ढेर लगाते जाते थे। हुइबर्ट रास्ता बनाने के लिए अपनी छड़ी से उन्हें बुरहार कर दोनों ओर बिखेर देता था। लतिका पीछे खड़ी हुई देख रही थी। अल्मोड़ा की ओर आते हुए छोटे छोटे बादल रेशमी रुमालों से उमड़ते हुए सूरज के मुंह से लिपटे से आ जाते हैं, फिर हवा में बह जाते हैं। इसीलिए खेल में धूप कभी मंद फीकी सी पड़ी जाती थी, कभी अपना उजाला आंचल खोलकर समूचे शहर को अपने में समेट लेती थी। लतिका तनिक आगे निकल गई। हुइबर्ट की सांस चढ़ गई थी और वह धीरे धीरे हाँफता हुआ पीछे से आ रहा था। जब ये पोलो ग्राउंड के पेविलियन को छोड़कर मिलिट्री के दाईं ओर मुड़े तो लतिका हुइबर्ट की प्रतीक्षा करने के लिए खड़ी हो गई। उसे याद आया छुट्टियों के दिनों में जब वह कभी कमरे में अकेले बैठे बैठे उसका मन उब जाता था, तब वह अक्सर टहलते हुए मिलिट्री तक पहुंच जाती थी। उसने सरी पहाड़ी पर सटकर वह बर्फ के ढेले देवदार वृक्षों को देखा करती थी, जिनकी झुकी हुई शाखाओं से रुई के गोलों सी बर्फ नीचे गिरा करती थी। नीचे बाजार जाने वाली सड़कें पर बच्चे स्लेज पर फिसला करते थे। वह खड़ी खड़ी बर्फ में छिपी हुई उस सड़क का अनुमान लगाया करती थी जो फादर एलमन के घर से गुजरती हुई मिलिट्री अस्पताल तक, डाकघर से होकर चर्च की सीढ़ियों तक जमकर गुम हो जाती है। जो मनोरंजन एक दुर्गम पहेली को सुलझाने में होता है, वही लतिका को बर्फ में खोए रास्तों को खोज निकालने में होता है। आप बहुत तेज चलती हैं मिस लतिका। थकान से हुइबर्ट का चेहरा कुलमुला गया था, माथे पर पसीना का बूंद छलक आई थी। कल रात आपकी तबीयत क्या कुछ खास खराब हो गई थी? आपने कैसे जाना? क्या मैं अस्वस्थ दिख रहा हूँ? हुइबर्ट ने स्वर्ग में हल्की सी खींच का आभास था। सब लोग मेरी सेहत को लेकर क्यों बातें शुरू करते हैं? उसने सोचा। नहीं, मुझे तो पता नहीं चलता। वह तो सुबह करीमुद्दीन ने बातों ही बातों में जिक्र छेड़ दिया था। लतिका कुछ अपरबित सी हो आई। कोई खास बात नहीं, वह पुराना दर्द शुरू हो गया था, अब बिल्कुल ठीक है। अपने कथन की पुष्टि के लिए हुइबर्ट छाती सीधे करके तेज कदम बढ़ाने लगा। डॉक्टर मुखर्जी को दिखलाया था, वह सुबह आए थे। उनकी बात बहुत समझ में नहीं आती, हमेशा दो बातें एक दूसरे से उल्टी करते हैं। कहते हैं कि इस बार मुझे 6-7 महीने की छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए, लेकिन अगर मैं ठीक हूँ तो भला इसकी क्या ज़रूरत है। हुइबर्ट के स्वर्ग में व्यथा की छाया लतिका से छिपी न रह सकी। बात को टालते हुए उसने कहा, आप तो नाहक चिंता करते हैं मिस हुइबर्ट। आजकल मौसम बदल रहा है, अच्छे भले आदमी तक बीमार हो जाते हैं। हुइबर्ट का चेहरा प्रशंसा से दमकने लगा। उसने लतिका को ध्यान से देखा और अपने दिल का संशय मिटाने के लिए निश्चित हो जाना चाहता था कि कहीं लतिका उसे केवल दिलासा देने के लिए झूठ तो नहीं बोल रही है। यही तो मैं सोच रहा था मिस लतिका। डॉक्टर की सलाह सुनकर मैं डर गया था। भला 6 महीने की छुट्टी लेकर मैं अकेला क्या करूँगा? स्कूल में तो बच्चों के साथ मन लगा रहता है। सच पूछो तो दिल्ली में ये 2 महीने की छुट्टियां काटना भी दुर्गम हो जाता है। मिस हुइबर्ट, कल आप दिल्ली जा रहे हैं? लतिका चलते चलते हठात से ठिठक गई। सामने पोलो ग्राउंड फैला था, जिसके दूसरी ओर मिलिट्री के ट्रेन के कैंटोनमेंट की ओर जा रही थी। हुइबर्ट को लगा जैसे लतिका की आंखें अंधमुंदी सी खुल रही है, मानो पलकों में एक पुराना भूला सा सपना सरक आया है। मिस्टर हुइबर्ट, आप दिल्ली जा रहे हैं? इस बार लतिका ने प्रश्न नहीं दोहराया। उसके स्वर में केवल एक असीम दूरी का भाव घिर आया।
बहुत अरसा पहले मैं दिल्ली गई थी मिस्टर हुइबर्ट। तब मैं बहुत छोटी थी। न जाने कितने बरस बीत गए। हमारी मौसी का विवाह वहीं हुआ था। बहुत सी चीज़ें देखी थी, लेकिन अब तो सब कुछ धुंधला सा पड़ गया है। इतना याद है कि हम कुतुब पर चढ़े थे। सबसे ऊंचे मंजिल में हमने नीचे झाँका था। न जाने कैसा लगा था। नीचे चलते हुए आदमी चाबी भरे हुए खिलौने से चलते थे। हमने ऊपर से उन पर मूंगफलियाँ फेंकी थी, लेकिन हम बहुत निराश हो गए थे क्योंकि उसमें से किसी ने हमारी तरफ नहीं देखा। शायद माँ ने मुझे डांटा था और मैं सिर्फ नीचे झांकते हुए डर गई थी। सुना है अब तो दिल्ली इतना बदल गया है कि पहचान में नहीं आता। वे दोनों फिर चलने लगे। हवा का वेग ढीला पड़ने लगा। उड़ते हुए बादल अब सुस्ताने से लगे थे। उनकी छाएं नंदा देवी और पंचचूली की पहाड़ियों से गिर रही थी। स्कूल के पास पहुँचते पहुँचते चीड़ के पेड़ पीछे छूट गए। कहीं कहीं खुबानी के पेड़ों के आसपास बरूस के लाल फूल धूप में चमक आते जाते थे। स्कूल तब आने में उन्होंने पोलो ग्राउंड का लंबा चक्कर लगा लिया था। मिस लतिका, आप कहीं छुट्टियां में जाती क्यों नहीं? सर्दियों में तो यहाँ सब कुछ वीरान सा हो जाता होगा। अब मुझे यहाँ अच्छा लगता है, लतिका ने कहा। पहले साल अकेलापन कुछ अखरा था, अब आदी हो गई हूँ। क्रिसमस में एक रात पहले क्लब में डांस होता था, लॉटरी डाली जाती थी और रात को देर तक गाना बजाना होता था। नए साल के दिन कुमाऊँ रेजिमेंट की ओर से परेड ग्राउंड में कार्निवाल किया जाता था। बर्फ पर स्केटिंग होती थी। रंग बिरंगे गुब्बारों के नीचे फौजी बैंड बजाता था। फौजी अफसर फैंसी ड्रेस में भाग लेते थे। हर साल ऐसा ही होता था मिस्टर हुइबर्ट। फिर कुछ दिन बाद विंटर स्पोर्ट्स के लिए अंग्रेज टूरिस्ट आते थे। हर साल मैं उनसे परिचित होती हूँ। वापस लौटते हुए हमेशा वादा करते हैं कि अगले साल भी आएंगे, पर मैं जानती हूँ कि वे नहीं आएंगे। वे भी जानते हैं कि वे नहीं आएंगे। फिर भी हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर भी कुछ दिनों बाद पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलने लगती हैं, छुट्टियाँ ख़त्म होने लगती है, आप सब लोग अपने अपने घरों से वापस लौट आते हैं और मिस्टर हुइबर्ट पता ही नहीं चलता कि छुट्टियाँ कब शुरू हुई और कब ख़त्म हो गई। लतिका ने देखा कि हुइबर्ट उसकी ओर अतिरिक्त भयाकुल दृष्टि से देख रहा है। वह सिपसिपाकर चुप हो गया है। उसे लगा मानो वह इतनी देर से पागल सी अनर्गल बर्ताव कर रही हो। मुझे माफ़ करना मिस्टर हुइबर्ट, कभी कभी मैं बच्चों की तरह बातें में बहक जाती हूँ। मिस लतिका, हुइबर्ट धीरे से कहा। वह चलते चलते रुक गया था। लतिका हुइबर्ट के भारी स्वर्ग से चौंक गई। क्या बात है मिस्टर हुइबर्ट? यह पत्र, उसके लिए मैं लज्जित हूँ। उसे आप वापस लौटा दें। समझ ले कि मैंने उसे कभी नहीं लिखा था। लतिका को समझ ना सकी। दिग्भ्रांत सी खड़ी हुई हुइबर्ट के पीले उद्विग्न चेहरे को देखती रही। हुइबर्ट ने धीरे से लतिका के कंधे पर हाथ रख दिया। कल डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो मैं हुइबर्ट का लाने लगा। मिस्टर हुइबर्ट, किंतु लतिका के आगे कुछ भी नहीं कहा गया। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था। दोनों चुपचाप कुछ देर तक स्कूल के गेट के बाहर खड़े रहे। मीडोज पगडंडियों, पत्तों, छायाओं से घिरा छोटा सा द्वीप, मानो कोई घोंसला दो हरी खानियों के बीच आ दबा हो। भीतर घुसते ही पिकनिक की काली आग से झुलसे हुए पत्थर, अधजली टहनियाँ, बैठने के लिए बिछाए गए पुराने अखबारों के टुकड़े इधर उधर बिखरे दिखाई दे रहे हैं। अक्सर टूरिस्ट पिकनिक के लिए यहाँ आते हैं। मीडोज के बीच को काटता हुआ टेढ़ा मेढ़ा बरसाती नाला बहता है, जो दूर से धूप में चमकता हुआ सफ़ेद रिबन सा दिखाई देता है। यहीं पर काठ का तख्तों का बना हुआ टूटा सा पुल है, जिस पर लकड़ियाँ हिचकोले खाते हुए चल रही है। डॉक्टर मुखर्जी, आप तो सारा जंगल जला देंगे। मिस वर्ड ने अपनी ऊंची एड़ी के सैंडल में जलाते हुए दिया सलाई को दबा डाला, जो डॉक्टर ने सिगार सुगलाकर चीड़ के पत्तों को ढेर में पर फेंक दी थी। वे नालों से कुछ दूर हटकर चीड़ के दो पेड़ों की गूंदी हुई छाया के नीचे बैठे थे। उसके सामने एक छोटा सा रास्ता नीचे पहाड़ी गांव की ओर जाता था, जहां पहाड़ की गोद में शकरपाओं की खेत एक दूसरे से नीचे बिछे हुए थे।
दोपहर के सन्नाटे में भेड़ बकरियों के गोलों में बंधी हुई घंटियों का स्वर्ग हवा में बहता हुआ सुनाई दे जाता था। घास पर लेटे लेटे डॉक्टर सिगार पीते रहे। जंगल एक आग कभी देखी है? मिस वुड एक अलमस्त नशे की तरह धीरे धीरे फैलती जाती है। आपने कभी देखी है डॉक्टर? मिस वुड ने पूछा। मुझे तो बड़ा डर लगता है। बहुत साल पहले शहरों को जलते हुए देखा था। डॉक्टर लेते हुए आकाश की ओर ताक रहे थे। एक एक मकान ताश के पत्तों की तरह गिरता जाता है। दुर्भाग्यवश ऐसे अवसर देखने में बहुत कम आते हैं। आपने कहाँ देखा है डॉक्टर? लड़ाई के दिनों में अपने शहर रंगून को जलते हुए देखा था। मिस वुड की आत्मा को ठेस लगी, किंतु फिर भी उसने उत्सुकता शांत नहीं हुई। आपका घर क्या वह भी जल गया था? डॉक्टर कुछ देर चुपचाप लेटा रहा। हम उसे खाली छोड़कर चले आए थे। मालूम नहीं बाद में क्या हुआ। अपने व्यक्तिगत जीवन संबंध में सब कुछ कहने में डॉक्टर को बड़ी कठिनाई महसूस होती है। डॉक्टर, क्या आप कभी वापस बर्मा जाने की बात नहीं सोचते? डॉक्टर ने अंगड़ाई ली और करवटें बदलकर औंधे मुंह लेट गए। उसने आंखें मूंद गई और माथे पर बालों की लेटें झूल आई। सोचने से क्या होता है मिस वुड? जब बर्मा में था तब क्या कभी सोचा था कि यहाँ आकर उम्र काटनी होगी? लेकिन डॉक्टर, कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और ना मिलता। यहाँ तुम चाहे कितने वर्ष रह लो, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। डॉक्टर ने सिगार के धुएं को धीरे धीरे हवा में छोड़ दिया। दरअसल अजनबी तो मैं वहाँ ही समझा जाऊँगा मिस वुड। इतने वर्षों बाद वहाँ मुझे कौन पहचानेगा? इस उम्र में नए सिरे से रिश्ते जोड़ना काफ़ी सिरदर्द का काम है। कम से कम मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर, आप कब तक इस पहाड़ी कस्बे में पड़े रहेंगे? इसी देश में रहना है तो किसी बड़े शहर का प्रैक्टिस शुरू कीजिए। प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ भटकता फिरूंगा मिस वुड। जहाँ रहूँ वहीं मरीज मिल जाते हैं। यहाँ आया था कुछ दिनों के लिए, फिर मुद्दत हो गई और टिका रहा। जब कभी जो उबेगा कहीं चला जाऊँगा। जड़ें कहीं नहीं जमती तो पीछे भी नहीं छूट जाती। मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है मिस वुड, मैं सुखी हूँ। मिस वुड ने डॉक्टर की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। दिल में वह हमेशा डॉक्टर को कुछ खर्च, लापरवाह और सनकी समझती रही है, किंतु डॉक्टर के चरित्र में उसका विश्वास है। न जाने क्यों, क्योंकि डॉक्टर ने जाने अनजाने में उसका कोई प्रमाण दिया हो, यह उसे याद नहीं पड़ता। मिस वुड ने एक ठंडी सांस भरी। वह हमेशा यह सोचती थी कि यदि डॉक्टर इतना आलसी और लापरवाह ना होता तो अपनी योग्यता के बल पर काफ़ी चमक सकता था। इसीलिए उन्हें डॉक्टर पर क्रोध आता था और दुख भी होता था। मिस वुड ने अपने बैग से ऊन के गोला और सलाइयाँ निकाली। फिर उनके नीचे से अखबार के लिपटा हुआ चौड़ा कॉफ़ी का डब्बा उठाया, जिसमें अंडों की सैंडविचें और हैमबर्गर दबे हुए थे। थॉमस के प्यालों से कॉफ़ी उबलते मिस वुड ने कहा, डॉक्टर, कॉफ़ी ठंडी हो रही है। डॉक्टर लेटे लेटे बुड़बुड़ाया। मिस वुड ने नीचे झुककर देखा। वह कोहनी पर सिर टिकाए चुपचाप सो रहा था। ऊपर से होठ जरा सा फैलकर मुड़ गया था, मानो किसी से मजाक करने से पहले मुरझा रहा हो। उसकी उंगलियां में दबा हुआ सियार नीचे झुका हुआ रहा था। मेरी वाइट डू यू वांट? दूसरे सैंडविच में पढ़ने वाले मेरी ने अपनी अंचल चंपल आंखों ऊपर उठाई। लड़कियों का दायरा उसे घेरे हुए कभी पास आता था, कभी खींचता चला जाता था। आई वांट ब्लू। दोनों हाथों से हवा में घूमते हुए मेरी चिल्लाई। दायरा पानी की तरफ टूट गया। सब लड़कियां एक दूसरे पर गिरती पड़ती किसी नीली वस्तु को छूने के लिए भाग दौड़ी करने लगी। लंच समाप्त हो चुका था। लड़कियों के छोटे छोटे दल विंडोज में बिखर गए थे। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियां चाय का पानी गर्म करने के लिए पेड़ों पर चढ़कर सूखी टहनियाँ तोड़ रही थी। दोपहर की उस घड़ी में मिनरोज अलसाया उगना सा जान पड़ता था। हवा का कोई भला भटका झोंका चीड़ के पत्ते
झड़खड़ाया उठते थे। कभी कोई पंछी अपनी सुक्ति मिटाने झाड़ियों से उड़कर नाले के किनारे बैठ जाता था। पानी में सिर डुबोता था, फिर उबकर हवा के 2-4 निर्देशी चक्कर काटकर दोबारा झाड़ियों में दुबक जाता था। किंतु जंगल की खामोशी शायद कभी छुप नहीं सकती। गहरी नींद में डूबी सपनों से कुछ आवाज़ें निविड़ता के हल्के छीने पर्दे पर सिलवटें बिछा जाती हैं। मुख लहरों सी हवा में तैरती है, मानो कोई दबे पांव छककर आवाज़ से संकेत कर जाता है, देखो मैं यहाँ हूँ। लतिका ने जूली के बॉब हेयर को सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हें कल रात बुलाया था। मैडम, मैं गई थी, आप अपने कमरे में नहीं थी। लतिका को याद आया कि कल रात वह डॉक्टर के कमरे में टेरेस पर देर तक बैठी रही थी और भीतर हुइबर्ट पियानो पर सौंपा का नेपटन बजा रहा था। जूली, तुमसे कुछ पूछना था। उसे लगा वह जूली की आंखों से अपने को बचा रही है। जूली ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, उसकी भूरी आंखों से कोतूहल झांक रहा था। तुम ऑफिसर्स मेस में किसी को जानती हो? जूली ने अनिश्चित भाव से सिर हिलाया। लतिका कुछ देर तक जूली का अलप घूमती रही। जूली, मुझे विश्वास है तुम झूठ नहीं बोलोगी। कुछ क्षण पहले जूली ने आंखों में जो कौतूहल था वह भय में परिणत होने लगा। लतिका ने अपनी जैकेट की जेब से एक नीली लिफाफा निकालकर जूली के गोद में फेंक दिया। यह किसकी चिट्ठी है? जूली ने लिफाफा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु फिर एक क्षण के लिए उसका हाथ कांपकर ठिठक गया। लिफाफे पर पड़े उसका नाम और हॉस्टल का पता लिखा हुआ था। थैंक यू मैम, मेरे भाई का पत्र है, वह झांसे में रखते हैं। जूली ने घबराकर लिफाफे को अपनी स्कर्ट के तहों में छिपा लिया। जूली, जरा मुझे लिफाफा दिखलाओ। लतिका का स्वर तीखा और कर्स सा होने लगा। जूली ने अनमने भाव से लतिका को पत्र दे दिया। तुम्हारे भाई झांसी में रहते हैं? जूली इस बार कुछ नहीं बोली। उसको उद्दंड उखड़ी सी आंखें लतिका को देखती रही। यह क्या है? जूली का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। लिफाफे पर कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर का मोहर उसकी ओर घूम रही थी। यह कौन है? लतिका ने पूछा। उसने पहले ही हॉस्टल पे उमड़ी हुई अफवाह सुनी थी कि जूली को क्लब से किसी मिलिट्री अफसर को संग देखा गया था, किंतु ऐसी अफवाहें अक्सर उठती रहती है और उसने उस पर विश्वास नहीं किया था। जूली, तुम अभी बहुत छोटी हो। जूली के होंठ कांपे, उसकी आंखों की निभर याचना का भाव घिर आया। अच्छा, अभी जाओ, तुमसे छुट्टियां के बाद बातें करूंगी। जूली ने ललचाई दृष्टि से लिफाफे को और देखा। कुछ बोलने से उद्यत हुई, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप वापस लौट गई। लतिका देर तक जूली को देखती रही, जब तक वह आंखों की ओझल नहीं हो गई। क्या मैं किसी खुसर बुढ़िया से कम हूँ? अपने अभाव का बदला मैं दूसरों से ले रही हूँ? शायद, कौन जाने, शायद जूली का यह प्रथम परिचय हो उसे अनुभूति से, जिसे कोई भी लड़की बड़े चाव से संजो कर संभाल कर अपने में छिपाए रखती है। एक अनिश्चय सुख जो पीड़ा लिए है, पीड़ा और सुख को डुबोती हुई उमड़ते ज्वार की खुमरी जो दोनों को अपनी ओर समा लेती है। एक दर्द जो आनंद से उपजा है और पीड़ा देता है। यहीं इसी देवदार के नीचे उसे भी यही लगा था जब गिरीश ने पूछा था, तुम चुप क्यों हो? वह आंखें मूंदे सोच रही थी। सोच कहाँ रही थी? जी रही थी उस क्षण को जो भय और विस्मय के बीच भींचा था। बहका सा पागल क्षण। वह अभी पीछे मुड़ेगी तो गिरीश की निर्नर्वस मुस्कुराहट दिखाई दे जाएगी। उस दिन से आज दोपहर तक का अतीत एक दो सरपन का मंदिर टूट जाएगा। वही देवदार है जिस पर उसने अपने बालों की क्लिप से गिरीश का नाम लिखा था। पेड़ के छाल उतारती नहीं थी, क्लिप टूट जाता था। जब गिरीश ने अपने नाम के नीचे उसका नाम लिखा था, जब कभी कोई अक्षर बिगड़कर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था, तब वह हंसती थी और गिरीश का हाथ कांपता और भी कांप जाता था। लतिका को लगा कि वह याद करती है।
वह भूलना ही नहीं चाहती, लेकिन जब सचमुच भूलने लगती है तब उसे भय लगने लगता है, जैसे कोई उसकी किसी चीज़ को उसके हाथों से छीने जा रहा है, ऐसा कुछ जो सदा के लिए खो जाएगा। बचपन में जब कभी वह अपने किसी खिलौने को खो देती है तो वह गुमसुम सी होकर सोचा करती थी, कहाँ रख दिया मैंने। जब बहुत दौड़ धूप करने पर खिलौना मिल जाता तो वह बहाना करती कि अभी उसे खोज ही रही है, कि वह अभी मिला नहीं है। जिस स्थान पर खिलौना रखा होता जानबूझकर उसे छोड़कर घर के दूसरे कोने में उसे खोजने का उपक्रम करती, तब खोई हुई चीज़ याद करती, इसीलिए भूलने का भय नहीं रहता है। आज वह उस बचपन का खेल का बहाना क्यों नहीं कर पाती? बहाना शायद करती है, उसे याद करने का बहाना, जो भूलता जा रहा है। दिन महीने बीत जाते हैं और वह उलझी रहती है। अनजाने में गिरीश का चेहरा धुंधला पड़ जाता है। याद वह करती है, किंतु जैसे किसी पुरानी तस्वीर के धूल भरे शीशे को साफ कर रही हो। अब वैसा दर्द नहीं होता, सिर्फ उसको याद करती है जो पहले कभी होता था, तब उसे अपने पर गिलानी होता है। वह फिर जानबूझकर उस घाव को खदोड़ती है जो भरता जा रहा है, खुद ब खुद उसकी कोशिशों के बावजूद भरता जा रहा है। देवदार पर खड़े हुए अदमिते नाम लतिका को और निःशब्द निगाह भाव से निहार रहे थे। मिडोज के घने सन्नाटे के नाले पार से खेलती हुई लड़कियां की आवाज़ें गूंज जाती है। What do you want? What do you want? तितलियां, झिंगुर, जुगनू मिंडोज पर उतरती हुई शाम की छायाओं का पता नहीं चलता। कौन आवाज़ किसकी है? दोपहर के समय जिन आवाज़ों से अलग अलग करके पहचाना जा सकता था, अब वे ईश्वरता से अविरल धारा में घुल गई थी। घास में अपने पैरों को पोंछता हुआ कोई रेंग रहा है। झाड़ियों के झुरमुट के पैरों से फड़फड़ाता हुआ चपक कर कोई ऊपर से उड़ जाता है, किंतु ऊपर देखो तो कहीं कुछ भी नहीं है। मिंडोज के झरने का गड़बड़ाता स्वर, जैसे अंधेरी सुरंग के झपोटे से ट्रेन गुजर रही हो और देर तक उसमें सीटियों और पहियों को चित्कार गूंजती रही हो। पिकनिक कुछ देर तक और चलती, किंतु बादलों की तहें एक दूसरे पर चिढ़ती जा रही थी। पिकनिक का सामान बटोरा जाने लगा। मिंडोज के चारों ओर बिखरी हुई लकड़ियाँ मिस वुड के इर्द गिर्द जमा होने लगी। अपने संग वे अजीब चीज़ें लाई थी। कोई किसी पक्षी के टूटे पंख के बालों में लगाए हुए थी, किसी ने पेड़ों की टहनी को चाकू से छीलकर छोटी सी बेद बना ली थी। ऊंची क्लास में कुछ लड़कियां ने अपने अपने रुमालों के नाले में पकड़ी हुई छोटी छोटी बालिक से भर कर मछलियों को दबा रखा था, जिन्हें मिस वुड से छिपकर वे एक दूसरे को दिखा रही थी। मिस वुड लड़कियों की डोली के संगे आगे निकल गई। मिडोज की पक्की सड़क तक 3-4 फलांग की चढ़ाई थी। लतिका हाँफने लगी। डॉक्टर मुखर्जी सबसे पीछे आ रहे थे। लतिका के पास पहुंचकर वह ठिठक गए। डॉक्टर ने दोनों घुटनों को जमीन पर टेकते हुए सिर झुकाकर एलिजाबेथ यूगिन अंग्रेजी में कहा, मैडम, आप इतनी परेशानी क्यों नजर आ रही हैं? और डॉक्टर ने नाटकीय मुर्दा को देखकर लतिका के होठों पर एक थमी सी ढीली ढीली मुस्कुराहट बिखर गई। प्यास के मारे गला सूख रहा था और यह चढ़ाई है कि खत्म होने में ही नहीं आती। डॉक्टर ने अपने कंधों पर लटकते हुए थर्मस को उतारकर लतिका के हाथों में देते हुए कहा, थोड़ी सी कॉफ़ी बची है, शायद कुछ मदद कर सकें। पिकनिक में तुम कहाँ रह गए डॉक्टर? कहीं दिखाई नहीं दिए। दोपहर भर सोता रहा मिस वुड के संग। मेरा मतलब है, मिस वुड पास बैठी थी। मुझे लगता है कि मिस वुड मुझसे मोहब्बत करती हैं। कोई भी मजाक करते समय डॉक्टर अपनी मूंछों के कोनों को चबाने लगता है। क्या कहती थी? लतिका ने थॉमस से कॉफ़ी को मुंह में उखेड़ दिया। शायद कुछ कहती इसीलिए, लेकिन बंद किस्मती से बीच में ही मुझे नींद आ गई। मेरी ज़िंदगी की कुछ
खूबसूरत प्रेम पसंद कमबख्त इस नींद के कारण अधूरे रह गए हैं। और इस दौरान में जब दोनों बातें कर रहे थे, उसके पीछे मीडोज और मोटर रोड के संग चढ़ती हुई चीड़ और बांज की वृक्षों की कतारें सांझ को घेरते अंधेरे में डूबने लगी। मानो प्रार्थना करते हुए उन्होंने चुपचाप अपने सिर नीचे झुका लिया हो। इन्हीं पेड़ों के ऊपर बादलों के गरजे और क्रोध कहीं उछला पड़ा था। उसके नीचे पेड़ों की ढलान पर बिछे हुए खेत भीगती हुई गिलहरियों से लग रहे थे, मानो किसी की दो से संबंध ठिठक गई हो। डॉक्टर, मिस्टर हुइबर्ट पिकनिक पर नहीं आए? डॉक्टर मुखर्जी टॉर्च जलाकर लतिका के आगे आगे चल रहे थे। मैंने उन्हें मना कर दिया था। किस लिए? अंधेरे में पैरों के नीचे दबे हुए पत्तों की चरमराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता था। डॉक्टर मुखर्जी ने धीरे से खांसा। पिछले कुछ दिनों से मुझे संदेह होता जा रहा है हुइबर्ट की छाती का दर्द मामूली दर्द नहीं है। डॉक्टर थोड़ा सा हंसा, जैसे उसे अपनी यह गंभीरता अरुचि सी लग रही हो। डॉक्टर ने प्रतीक्षा की, शायद लतिका कुछ कहेगी, किंतु लतिका चुपचाप उसके पीछे चल रही थी। यह मेरा महज शक है, शायद मैं बिल्कुल गलत हूँ, किंतु यह बेहतर होगा कि वह अपने एक फेफड़े का एक्सरे करा ले। इससे कम कोई भ्रम तो नहीं रहेगा। आपने मिस्टर हुइबर्ट से किसी बारे में कुछ कहा है? अभी तक कुछ नहीं कहा। हुइबर्ट जरा सी बात पर चिंतित हो उठता है, इसीलिए कभी साहस नहीं हो पाता। डॉक्टर को लगा उसके पीछे आते हुए लतिका के पैरों का स्वर्ग सांस अब बंद हो गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। लतिका बीच सड़क पर अंधेरे में छाया सी चुपचाप निश्चल खड़ी है। डॉक्टर, लतिका का स्वर्ग भराया हुआ था। क्या बात है मिस लतिका, आप रुक क्यों गई? डॉक्टर, क्या हुआ मिस हुइबर्ट? डॉक्टर ने अपनी टॉर्च की मध्यम रोशनी लतिका पर दी। उन्होंने देखा कि लतिका का चेहरा एकदम पीला पड़ गया है और वह रह रहकर पत्ते से काँप जाती है। मिस लतिका, क्या बात है? आप तो बहुत डरी सी जान पड़ती है। कुछ नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ याद आ गया है। वे दोनों फिर चलने लगे। कुछ दूर जाने पर उनकी आंखें ऊपर उठ गई। पक्षियों का एक बेड़ा घुमील आकाश की त्रिकोण बनाता हुआ पहाड़ों के पीछे से उसकी ओर आ रहा था। लतिका और डॉक्टर सिर उठाकर उन पक्षियों को देखते रहे। लतिका को याद आया, हर साल सर्दी की छुट्टियों से पहले ये परिंदे मैदानों की ओर उड़ते हैं। कुछ दिनों के लिए बीच के इस पहाड़ी स्टेशन पर बसेरा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं बर्फ़ के दिनों की, जब वे नीचे अजनबी अनजाने देश में उड़ जाएंगे। क्या वे सब प्रतीक्षा कर रहे हैं? वह डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर हुइबर्ट, लेकिन कहाँ के लिए? हम कहाँ जाएंगे? किंतु उसका कोई उत्तर नहीं है। उस अंधेरे में मीडोज के झरने में भूतेली स्वर्ग और चीड़ के पत्तों की सरसराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता है। लतिका हड़बड़ाकर चौंक गई। अपनी छड़ी पर झुका डॉक्टर धीरे धीरे सीटी बजा रहा था। मिस लतिका, जल्दी कीजिए, बारिश शुरू होने वाली है। हॉस्टल पहुँचते पहुँचते बिजली चमकने लगी थी, किंतु उस रात बारिश देर तक नहीं हुई। बादल बरसने भी नहीं पाते कि हवा के थपेटों को ढकेल दिए जाते हैं। दूसरे दिन तड़के ही बस पकड़ती थी, इसीलिए डिनर के बाद लड़कियां सोने के लिए अपने अपने कमरे में चली गई थी। जब लतिका अपने कमरे में गई, उस समय कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर का बिगुल बज रहा था। उसके कमरे में करीमुद्दीन कोई पहाड़ी धुन गुनगुनाता हुआ लैंप में गैस पंप कर रहा था। लतिका उन्हें पहाड़ों में तकिए को दोहरा करके लेट गई। करीमुद्दीन ने उड़ती हुई निगाह से लतिका को देखा, फिर अपने काम में जुट गया। पिकनिक कैसी रही मैम साहब? तुम क्यों नहीं आए? सब लड़कियां तुम्हें पूछ रही थी। लतिका को लगा दिन भर की थकान धीरे धीरे उसके शरीर की पसलियों पर चढ़ती जा रही है। अनायास उसकी आंखें नींद से बोझ से छपकने लगी। मैं चलता आता तो हुइबर्ट साहब की तारीफदारी कौन करता? दिन भर उसके बिस्तरे पर सटा हुआ बैठा रहा और अब वह गायब हो गए हैं। करीमुद्दीन ने कंधे पर लटकते हुए मैले कुचले तेलियों को उतारा और लैंप की शीशे
की गर्द पोंछने लगा। लतिका की अधमूंदी आंखें खुल गई। क्या हुइबर्ट साहब अपने कमरे में नहीं हैं? खुदा जाने इस हालात में वह कहाँ भटक रहे हैं। पानी गर्म करने कुछ देर के लिए बाहर गया था। वापस आने पर देखता हूँ कि वह कमरा खाली पड़ा है। खुरुमुद्दीन बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। लतिका ने लेटे लेटे पलंग के नीचे चप्पलों को पैरों से उतार दिया। हुइबर्ट इतनी रात कहाँ गए? किंतु लतिका की आंखें फिर छपक गई। दिन भर की थकान से परेशानियों प्रश्नों की कुंजी लगाती थी। मानो दिन भर आँख मिचौनी खेलते हुए उसके अपने कमरे में दबिया को छू लिया था। अब वह सुरक्षित है। कमरे की चार दीवारी के भीतर उसे कोई नहीं पकड़ सकता। दिन के उजाले में यह गवाह थी, मुजरिम थी। हर चीज का उसके तगाजा था। अब उसे अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उहालना नहीं। सब खिसखिसाती खत्म हो गई है। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया है। उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। लतिका ने दीवार की ओर मुँह घुमा लिया। लैंप के फीके आलोक में हवा के कांपते पर्दों की छलाएं घिल रही थी। बिजली कड़कड़ाने से खिड़कियां के शीशे चमक जाते थे। दरवाजे चटखाने लगते थे, जैसे कोई बाहर से धीमे धीमे खटखटा रहा हो। कॉरिडोर से अपने अपने कमरों में जाती हुई लड़कियां को हंसी, बातों के कुछ शब्द। फिर सब शांत हो गया। किंतु फिर भी देर तक कच्ची नींद में वह लैंप की धीमा सा शीशी स्वर्ग सुनती रही। कब वह स्वर्ग भी मौन का भाग बनकर मुख हो गया, उसे पता न चला। कुछ देर बाद उनको लगा सीढ़ियों से कुछ दबी आवाज़ें ऊपर आ रही है। बीच बीच में कोई चिल्ला उठता है और फिर सहसा आवाज़ धीमी पड़ जाती है। मिस लतिका, जरा अपना लैंप ले आइए। कॉरिडोर में जाने से डॉक्टर मुखर्जी की आवाज़ आई थी। कॉरिडोर में अंधेरा था। वह 3-4 सीढ़ियाँ नीचे उतरी, लैंप नीचे किया। सीढ़ियों के सटे जंगलों पर हुइबर्ट ने अपना सिर रख दिया था। उसकी एक बाँ जंगले के नीचे लटक रहा था और दूसरी डॉक्टर के कंधे में झूल रही थी, जिसे डॉक्टर ने अपने हाथों से जकड़ रखा था। मिस लतिका, लैंप जरा अपने नीचे झूला लीजिए। हुइबर्ट, हुइबर्ट। डॉक्टर ने हुइबर्ट को सहारा देकर ऊपर खींचा। हुइबर्ट को अपना चेहरा ऊपर किया। हिसकी की तेज बू का झोंका लतिका के सारे शरीर को झंझोर गया। हुइबर्ट की आंखों में शुक्र डोरे खींच आए थे। कमीज का कॉलर उल्टा हो गया था और टाई की गांठ ढीली होकर नीचे खिसक आई थी। लतिका ने कांपते हाथों से लैंप सीढ़ियों के पर रख दिया और आप दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसका सिर चकराने लगा था। इन ए बैक लेन ऑफ द सिटी देयर इज ए गर्ल हु लव्स मी। हुइबर्ट चिखाने के बीच गुनगुना उठता था। हुइबर्ट, प्लीज प्लीज। डॉक्टर ने हुइबर्ट के लड़खड़ाते शरीर को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। मिस लतिका, आप लैंप लेकर आगे चलिए। लतिका ने लैंप उठाया। दीवार पर उन तीनों की छाएं डगमगाने लगी। इन ए बैक लेन ऑफ द सिटी देयर इज अ हुल गर्ल लव्स मी। हुइबर्ट डॉक्टर मुखर्जी के कंधे पर सिर टिकाए अंधेरी सीढ़ियों पर उल्टे सीधे पैर रखता चढ़ रहा था। डॉक्टर, हम कहाँ हैं? हुइबर्ट सहसा इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी लड़खड़ाती आवाज़ सुनकर अंधेरे में कॉरिडोर की छत से टकराकर देर तक हवा में गूंजती रही। हुइबर्ट, डॉक्टर को एकदम हुइबर्ट पर गुस्सा आ गया। फिर अपने गुस्से पर ही उसे खींच सी हो आई और वह हुइबर्ट की पीठ थपथपाने लगा। कुछ बात नहीं है हुइबर्ट डियर, तुम सिर थक गए हो। रॉबर्ट ने अपनी आंखों डॉक्टर पर गड़ा दी। उसमें एक भयभीत बच्चे की सी कतरता झलक रही थी, मानो डॉक्टर के चेहरे से वह किसी प्रश्न का उत्तर पा लेना चाहते हो। हुइबर्ट के कमरे में पहुंचकर डॉक्टर ने अपने बिस्तरे पर लिटा दिया। हुइबर्ट ने बिना किसी विद्रोह के चुपचाप जूते मोजे उतरवा दिए। जब डॉक्टर हुइबर्ट की टाई उतारने लगा तो हुइबर्ट अपनी कोहनी के सहारे उठा। कुछ देर तक डॉक्टर के आंखें फाड़ते हुए घूरता रहा, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर, मैं क्या मर जाऊंगा? कैसी बात करते हो हुइबर्ट? डॉक्टर ने हाथ छुड़ाकर धीरे से हुइबर्ट का सिर तकिए पर टिका दिया। गुड नाइट हुइबर्ट। गुड नाइट डॉक्टर।
हुइबर्ट ने करवट बदल ली। गुड नाइट मिस्टर हुइबर्ट, लतिका का स्वर्ग सिहर उठा, किंतु हुइबर्ट ने कोई उत्तर नहीं दिया। करवट बदलते ही उसे नींद आ गई थी। कॉरिडोर के वापस आकर डॉक्टर मुखर्जी रेलिंग के सामने खड़े हो गए। हवा के तेज झोंके से आकाश में फैले बादलों के परते जब तक इकहरी हो जाती, तब उसके पीछे से चांदनी बुझती हुई आग के धुएं से आसपास की पहाड़ियों पर फैल जाती थी। आपको मिस्टर हुइबर्ट कहाँ मिले लतिका? कॉरिडोर के दूसरे कोने में रेलिंग सिर झुकी हुई थी। क्लब की बार में उन्हें देखा था। मैं न पहुंचता तो न जाने कब तक बैठे रहते। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगरेट जलाई। उन्हें अभी 1-2 मरीजों के घर जाना था। कुछ देर तक उन्हें टाल देने के इरादे में वह कॉरिडोर में खड़े रहे। नीचे अपने क्वार्टर पर बैठा हुआ करीमुद्दीन माउथ ऑर्गन पर कोई पुरानी फिल्मी धुन बजा रहा था। आज के दिन बादल छाए रहे, लेकिन खुलकर बारिश नहीं हुई। क्रिसमस तक शायद मौसम ऐसा ही रहेगा। कुछ देर तक दोनों चुपचाप खड़े रहे। कॉन्वेंट स्कूल के बाहर फैले लॉन्च के झिंगुरों का अनवरत स्वर के चारों ओर फैली निस्वरता को और भी अधिक घना बना रहा था। कभी कभी ऊपर मोटर रोड पर कभी कुत्ते की रिहायट सुनाई पड़ रही थी। डॉक्टर कल रात अपने मिस्टर हुइबर्ट से कुछ पूछ रहा था मेरे बारे में। वही लोग सब लोग जानते हैं, और हुइबर्ट जिसे जानना चाहिए था लेकिन नहीं जानता था। डॉक्टर ने लतिका की ओर देखा। वह जड़वत अविचलित रेलिंग पर झुकी हुई थी। वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है। कोई छेड़ देता है, कोई आखिर तक उससे चिपका रहता है। डॉक्टर मुखर्जी अंधेरे में मुस्कुराए। उसकी मुस्कुराहट में सूखा सा विरक्ति का भाव भरा था। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मिस लतिका, किसी चीज़ को ना जानना यदि गलत है तो जानबूझकर भूल पाना, हमेशा जोक की तरफ से चिपटे रहना, यह भी गलत है। बर्मा के बातें, जब मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी, मुझे अपनी ज़िंदगी बेकार सी लगने लगी थी। आज इस बात को अरसा गुजर गई और जैसा आप दिखाती हैं मैं जी रहा हूँ। उम्मीद है कि काफ़ी अरसा मैं जीऊँगा। ज़िंदगी काफ़ी दिलचस्प लगती है, और यदि उम्र की मजबूरी ना होती तो शायद मैं दूसरी शादी करने में भी ना हिचकिचाता। इसके बावजूद कौन कह सकता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता था? आज भी करता हूँ। लेकिन डॉक्टर, लतिका का गला रोंद आया। क्या मिस लतिका? डॉक्टर, सब कुछ होने के बावजूद वह क्या चीज़ है जो हमें चलती है? हम रुकते हैं तो भी अपने रेले में वह हमें घसीट ले जाती है। लतिका को लगा कि वह जो कहना चाह रही है कह नहीं पा रही, जैसे अंधेरे से कुछ खो गया है जो मिल नहीं पा रहा, शायद अभी नहीं मिल पाएगा। यह तो आपको फादर एलमंड ही बता सकेंगे मिस लतिका। डॉक्टर की खोखली हंसी में उसका पुराना सनकनीपन उभर आया था। अच्छा, चलता हूँ मिस लतिका, मुझे काफ़ी देर हो गई है। डॉक्टर ने दिया सलाई जलाकर घड़ी को देखा। गुड नाइट मिस लतिका। गुड नाइट डॉक्टर। डॉक्टर के जाने पर लतिका कुछ देर तक अंधेरे में रेलिंग की सीटी खड़ी हुई रही। हवा चलने पर से कॉरिडोर में जमा हुआ कोहमरा सिहर उठता था। शाम का सामान बांधते हुए लड़कियों ने अपने अपने कमरे के सामने जो पुरानी कापियाँ, अखबार के रद्दी के ढेर लगा दिए थे, वे सब अब अंधेरे कॉरिडोर में हवा के झोंके से इधर उधर बिखेरने लगे थे। लतिका ने लैंप उठाया और अपने कमरे की ओर जाने लगी। कॉरिडोर में चलते हुए उसने देखा जूली के कमरे के प्रकाश की एक पतली रेखा दरवाजे के बाहर खींच आई है। लतिका को ऊपर कुछ याद आया। वह कुछ क्षणों तक सांस रोके जूली के कमरे के बाहर खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया। भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। लतिका ने दबे हाथों से हल्का सा धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया। जूली लैंप बुझाना भूल गई है। लतिका धीरे धीरे दबे पांव जूली पलंग के पास चली गई। जूली का सोता हुआ चेहरा लैंप के फीके आलोक में पीला सा दिखाई दे रहा था। लतिका ने अपनी जेब से वह नीली लिफाफा निकाला और उसे जूली के तकिए के नीचे दबाकर रख दिया। इसी के साथ हमारे यह कहानी परिंदे समाप्त होता है। तो
आप लोगों को यदि कहानी मेरे वाचन द्वारा अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा और कहाँ मिस्टेक हुआ है, कहाँ क्या कमी रह गई है। ये सब आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसे पूरी तरह से भरपाई कर सकूं। और यदि लगे आप लोगों को किसी के साथ शेयर करना, किसी को शेयर करने से उसकी भलाई हो सकती है, उसे यह कहानी पढ़ने को मिल सकती है, सुनने को मिल सकती है, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। आप जितना भलाई करेंगे आपके साथ उतना ही भलाई होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से, नई स्टोरी लेकर आएंगे कोई अच्छा सा, और आप लोग उसे भी देखना नहीं भूलिएगा जिस प्रकार आप लोग सभी को देखा है।